नमस्कार साथियों, आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जून 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तापिर गाओ साहब ने चिंता जाहिर की थी, पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को कि कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा दिखाकर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है, 192 पेज की रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का, वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघकर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघकर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया है। इसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूअल यूज विलेजेस। इनका दोहरा इस्तेमाल होता है, एक तो सिविलियन इस्तेमाल होता है जहां लोगों को बसा दिया गया, और दूसरा कैंटोनमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री जो है, पीएलए जो है, वो भी इसका इस्तेमाल करेगी। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां, चीन घुसा है, घुसा हुआ है। पिछले महीने मैंने यहीं प्रेस वार्ता में आपको उत्तराखंड के विषय में भी बताया कि कैसे 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड में चीन की पीएलए भीतर घुसकर हमारा एक पुल डिस्ट्रॉय करके, बर्बाद कर वापस चली गई, और हमने कुछ नहीं बोला। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि एक झूठी छवि बनाई गई प्रधानमंत्री की। आज से नहीं, 2013-14 से बनाई गई, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैचो इमेज। उस छवि को बचाने के लिए आप देश की सीमाओं की आपको चिंता नहीं है, आप दुश्मन को क्लीन चिट दिए जा रहे हो, आप उनसे व्यापार बढ़ाए जा रहे हो। पिछले 6 महीने में 67% व्यापार चीन से हमारा बढ़ गया, तथाकथित क्लीन चिट। फ्रेंड्स, इन जून 2020 BJP member of Parliament Lok Sabha from Arunachal Pradesh East, Mr. Tapir Gao, had written letters to the Prime Minister, to the Defense Minister, to the Foreign Minister, also raised this issue in the Parliament, warning the government, warning the entire country of transgressions made by China into Arunachal territory. He kept warning them. They issued a clarification. They denied any such transgression.
It has been 17 months since the Prime Minister gave a clean chit to China. That clean chit is a dark chapter in our history, because that clean chit is being used by China across the world. Because that clean chit came from none other than the Prime Minister of India, which his territories are being transgressed by China. And China emboldened by this clean chit. Not just in Arunachal Pradesh, not just in Ladakh, not just in Ghogra hot springs, not just in Depsang, also Uttarakhand. As we had discussed last month during a press conference, that even in Uttarakhand, the PLA entered, destroyed our infrastructure and left. Why am I repeating this? I am repeating this because all those news reports, but some of our friends in the media kept writing, some of our army veterans kept talking about, has now been confirmed by an annual report by the Pentagon to the Congress of US. This report, called the Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021, confirms that China has intruded 4.5 kilometers within the Arunachal territory in our area and has constructed a village. And across the LSC, they have constructed several villages. And these are dual purpose villages, dual use villages. What is a dual use village? It not only has civilian population residing there, but these villages can also act as cantonments for the Chinese army. So this particular village, which the Pentagon report talks about, is 4.5 kilometers within our territory, has 101 structures, some of them are multi-storied structures. Now this is a very, very serious issue. The Prime Minister must withdraw that clean chit, first of all, and give a deadline to the nation. When will the status quo ante of April 2020 be restored across all our borders with China? Whether it's Depsang, whether it's Ghogra hot springs, whether it's the DOB sector, whether it's Arunachal Pradesh, we need answers, we need deadlines, we need dates. And we need an apology for misleading the world that China has not entered our territory. The other issue, दूसरा एक और मुद्दा जो बहुत गंभीर है, जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार पिछले एक हफ्ते से ढोल पीट रही है कि जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, वापस से कोविड के पहले जैसा कलेक्शन था वैसा हो गया। तो हम सरकार से दो मांगे करना चाहते हैं। नंबर एक, कोविड के दौरान आपने 13 रुपए पेट्रोल पे और 16 रुपए डीजल पे बढ़ाया था। कोविड का नाम लेकर बढ़ाया था कि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए यह बढ़ाना आवश्यक है। वो वापस लिया जाए, वो बढ़ोतरी वापस ली जाए। नंबर दो, जो गरीब कल्याण योजना है जिसमें हम देश के गरीबों को अन्न बांट रहे हैं, वो नवंबर में आप बंद करना चाहते हैं, यह कहकर कि अब कोविड खत्म हो गया है। हंगर इंडेक्स आप सबने देखा, हम सबने देखा कैसे हंगर इंडेक्स पे भारत लुढ़क गया है और ज्यादा। भूखमरी के हालत देश के कई कोनों में हैं। आपका रेवेन्यू बढ़ चुका है। अब हम आपसे यह मांग करते हैं कि इसको आप 31 मार्च 2022 तक इस योजना को चालू रखें। लोगों के पास अन्न आना चाहिए, बंटना चाहिए। This is a very important issue. The government has been patting its back, boasting that the GST collection has gone back to the pre-COVID times. It's as high as that. So we demand from this government, we have two demands. One, you used COVID as an excuse, and the country accepted your excuse, to increase the price of petrol, the excise duty on petrol and diesel, 13 rupees on petrol and 16 rupees on diesel during the COVID era. Please withdraw that immediately. Now that COVID is over, now that GST collection is gone back to the normal. Number two,
The Garib Kalyan Yojana, in which food grains are distributed to the poorest of the poor, should not be stopped in November as has been announced by this government. This should continue till 31st March 2022, as we've all seen the status of hunger in India according to the hunger index, the latest hunger index. 80% श्रेय वो सेंट्रल एक्साइज का है। 3 राज्यों में कांग्रेस है। आप चुनाव में जब आपको तमाचा लगता है तब आप जो चीज आपने 50 रुपए बढ़ाई होती है उसमें 5 रुपए कम कर देते हैं और फिर हमें बोलते हैं कि 3 राज्य आपके भी हैं, 27 आपके हैं, सब में कम करिए। और 5 रुपए और 10 रुपए से काम चलने वाला नहीं है। जो एक्साइज हमारे वक्त 9 रुपए 48 पैसे और 3 रुपए 56 पैसे था पेट्रोल और डीजल पे, वो आपने 32 रुपए कर दिया पेट्रोल पे, 31 रुपए कर दिया डीजल पे। फिर 5 और 10 रुपए घटाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? रही बात कांग्रेस सरकारों की या गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, इनकी सरकारें या तो इनकी खुद की या इनके साथियों की और राज्यों में भी हैं, पहले उनसे भी बात करें। ये हमारी बात जहां तक आई, आपको याद होगा यूपीए के वक्त जब हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कीमतें कम की थी और सब राज्यों से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने वह आह्वान नहीं स्वीकार किया था। खैर, ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। हमारी पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चर्चा चल रही है और सबका अपना अपना अर्थव्यवस्था है। अब मैं जिस राज्य से आता हूं वहां बीकानेर की ही अगर आप क्षेत्रफल देख लें तो हिंदुस्तान के कई राज्यों से आप तुलना करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल उससे ज्यादा होगा। तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की आर्थिक जो स्टेटस है वो अलग है। चर्चा हो रही है और बिल्कुल सहृदय इस पे हम विचार कर रहे हैं। शीघ्र आपको इस पे निर्णय बताया जाएगा। द शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज इज ओवर 80%. Congress is on its own in power in 3 states. Look at the cheek of the BJP. For the last 2 years, they have been saying that prices of petrol and diesel have nothing to do with government, but when they lose a by-election and lose it decisively, suddenly the government realizes that they can reduce the excise on petrol and diesel. The same excise which during UPA was 9 rupees 48 paisa on petrol and 3 rupees 56 paisa on diesel was increased to 32 rupees and 31 rupees respectively by this government. Now you reduce it by 5 and 10 rupees, it's not enough. The economic reality of different states is different. I remember under the UPA, when we had reduced the prices of petrol and diesel, the UPA chairperson Sonia ji had requested all states to follow suit. I clearly remember the BJP states refused to do that. Anyway, I don't want to compare us with them. We are sensitively considering this, taking into account the economic reality of our states, different states. As I said in Hindi, if you just take one district of Rajasthan, which is Bikaner, it would be larger than some of the states in India. So the economic reality of Bikaner would be different from the economic reality of Haryana or Punjab or Delhi, where we are right now. So instead of telling us what to do, please acknowledge first that you were lying to the nation all along in the last 2 years when we kept demanding to reduce the excise duty on petrol and diesel. We again demand, we repeat our demand, please reduce the excise duty on petrol and diesel, the one which you had increased during the COVID period, at least reduce that. Or you want to wait and get defeated in the by-elections, in the assembly elections, okay, let's wait. सिद्धार्थ जी, जब पिछली बार एक सीरियस डिस्कशन की मांग हम सब ने की थी, आप लोगों ने की थी, मई जून 2020 की बात है, जब प्रधानमंत्री ने बैठक की भी थी सर्वदलीय, उसमें वह क्लीन चिट दे दी। उसके बाद जो हुआ वो हम बार बार आपसे साझा कर रहे हैं, कभी आप हमसे साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया साझा करता है। तो अब वो वक्त आ गया है
कि सरकार को एक तो अपनी क्लीन चिट वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से कि देश को गुमराह किया, और उस गुमराह करने से कोई किसी के अहंकार की बात नहीं है। इसमें देश को नुकसान हुआ, चीन को और ज्यादा मजबूती मिली। हम तो जो कहते हैं वो कह ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या कह रहे हैं चीन के विषय में। मानते हैं प्रधानमंत्री की दोस्ती है चीन से, लेकिन वो दोस्ती देश की सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मानते हैं कि आप 67% आपने व्यापार बढ़ा दिया पिछले 6 महीने में। पहले तो ऐप बैन करना और अलग अलग नाटक करने के बाद अब आपने व्यापार क्यों बढ़ा दिया? अभी पिछले महीने नोएडा में आप चीन की एक बड़ी कंपनी को बड़ा ठेका दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? गुजरात में क्या क्या हो रहा है चीन से के साथ मिलकर, क्यों हो रहा है? तो देश को आप गुमराह कर रहे हो, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और साथ साथ चीन को क्लीन चिट भी दे रहे हो। पेंटागन की रिपोर्ट की तुलना आप किसी ऐसी एजेंसी जिसका नाम मैंने अभी पहली बार सुना और शायद आखिरी बार सुना होगा से कैसे कर सकते हो? ये देखिए, यही बात साबित होती है भारतीय जनता पार्टी की। ये टिप्पणी से मालूम पड़ जाता है कि उन्हें छवि की चिंता है। भाई छवि अच्छी है, सीमाएं गई भाड़ में, ऐसे होता है। 2156 लोगों का आप सैंपल साइज लेकर प्रधानमंत्री को पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बता देंगे, उससे क्या अरुणाचल की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ये एक मजाक बनाया जा रहा है इस देश की सीमाओं के साथ। इस छवि को लेकर आप करोगे क्या जब सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी? हमारे ये किसान हैं, इन्हीं के बच्चे जवान सीमाओं पर जाकर लड़ते हैं, शहीद होते हैं, उनको कैसे मुंह दिखाओगे आप? मैं अभी पंजाब में था। जिन मुद्दों पर कार्रवाइयां नहीं हुई उन मुद्दों पर कार्रवाई हो रही है। मैं जिस दिन पंजाब में था उस दिन बिजली की कीमतें घटाई गई। पंजाब में उस दिन ऐसा लगा जैसे बिना पटाखों के लेकिन दिवाली मनाई जा रही थी। सबकी अपनी कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली पे मैं टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं रहेगा। हमारे महासचिव हैं वहां के प्रभारी, उस पे उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। कार्यशैली से विपरीत अलग हटकर अगर बात करें तो पंजाब की जनता को लगता है कि सरकार में, संगठन में एक नए रक्त का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा, मैं नजरअंदाज करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सबकी अपनी कार्यशैली होती है। उस विषय में जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं वो सबसे संपर्क में रहते हैं, सबसे चर्चा कर रहे होते हैं, विचार विमर्श कर रहे होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। जिसे जो काम करना है वो सरकार में हो, संगठन में हो, सब अपना काम कर रहे हैं। वहां दिल्ली में बैठ के आपको लगता होगा किरकिरी हो रही है या जो भी हो रहा हो, वहां जब आप जाएं, आप जाते भी होंगे, मैं गया था, लोगों में एक जोश है, उत्साह है, बड़े खुश हैं लोग कि कुछ अधूरे काम जो महत्वपूर्ण थे और नहीं हो रहे थे वो होने शुरू हो गए हैं। I was in the Delhi government for 15 years. You were also reporters, all of you. Some of you were not reporters yet, but you all know, you are aware of what was happening during those days. Did you hear of the word Parali? We didn't. This was never an issue. Suddenly this is an issue. For Aam Aadmi Party, they tumble from one excuse to another. 7 days ago it was Parali, now it's firecrackers. 2 days later again it will be Parali, or maybe some other new excuse will come. So in Delhi they blame Punjab and Haryana for Parali. Then they go and fight elections in Punjab and then they blame firecrackers and give a clean chit to Parali. People are not fools. People are aware of these games. Both the BJP and the Aam Aadmi Party have failed in their resolve to curb pollution in this city. That's a fact which everybody is aware of. Let them resort to any excuse. Let them keep blaming each other. The fact is, both are equally responsible. 15 साल हम भी सत्ता में थे दिल्ली में और मैं उस सरकार का हिस्सा था। पराली शब्द हमने नहीं सुना था। ये पराली का बहाना 7 दिन पहले तक तो पराली का बहाना चला रखा था आम आदमी पार्टी।
अब पटाखों का है। पंजाब में जाते हैं तो पटाखों के लिए दिल्ली की प्रदूषण को जिम्मेदार मानते हैं, दिल्ली में आते हैं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जनता दोनों की असलियत जानती है। बहाने बनाने से अच्छा होगा कि दोनों मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें, जैसा कि पहले हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले दिल्ली ने प्रदूषण मुक्त दौर नहीं देखा, बहुत अच्छी तरह देखा शीला दीक्षित जी का वो दौर।